बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लासेस में हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप कर चुके हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है, ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या है, इन्वेंट्री क्या है, जॉइंट यूज ऑफ प्रॉपर्टी क्या है। इन तमाम चीज़ों के मुतालिक हमने बात कर ली थी। फिर हमने कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल पे बात की थी। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो स्टैंडर्ड है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कैरी ऑन करने का बोलता है, या तो कॉस्ट मॉडल पर या फेयर वैल्यू मॉडल पर। और ये भी हमारी बात हुई थी जनाब IE16 में, जो रिवैल्यूएशन मॉडल है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जो फेयर वैल्यू मॉडल है, दोनों में क्या फ़र्क है। वहाँ सरप्लस का इम्पैक्ट था OCI के अंदर, यहाँ जो भी इंक्रीज आ रहा है, गेन हो रहा है, वो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा है। ये सारी बातें आपसे डिस्कस हो चुकी थी, अगर आपको याद हो तो। अब यहाँ से और यहाँ पर फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर एसेट डेप्रिशिएट नहीं होता। ये तमाम बातें लास्ट क्लास में कवर हो चुकी थी। अब यहाँ से इस IAS का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है, जो सबसे ज्यादा टेस्ट हो सकता है एग्जामिनेशन में, वो क्या है? चेंज इन यूज ऑफ प्रॉपर्टी। यूज, उसका जो यूज है वो प्रॉपर्टी का चेंज होना। मतलब कल तक एक प्रॉपर्टी ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी, अब वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई। कल तक एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, वो ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बन गई। तो ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तक का सफर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बनने तक का सफर, ये कैसे पूरा होगा? ठीक है ना। तो अब लिखा हुआ क्या है? ट्रांसफर्स टू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैन ओनली बी मेड इफ देयर इज अ चेंज ऑफ यूज। तो आप ट्रांसफर कब बनाएंगे? जब चेंज ऑफ यूज होगा, जब प्रॉपर्टी का यूज क्या होगा? चेंज होगा। अब वो चेंज ऑफ यूज कैसे होगा, उसकी पॉसिबल सिचुएशंस क्या हैं? देयर आर सेवरल पॉसिबल सिचुएशंस इन विच this might occur and the accounting treatment for each is set out below. तो पहला केस आपको दिया है, वो क्या दिया हुआ है? ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ठीक है जी। आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें बेटा? ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो कल तक एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, अब वो ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। ये कैसे पॉसिबल है कि कल तक एक प्लेस थी जो रेंटल टू अदर्स है, वहां से आपने टेनेंट को खाली करवाया, बोला जगह खाली करो, अब हम अपना हेड ऑफिस यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। तो अगर आप कल तक एक प्रॉपर्टी रेंटल टू अदर्स थी और अब आप वो प्रॉपर्टी खाली करके ये बोल रहे हैं कि हम अपना हेड ऑफिस यहाँ शिफ्ट करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है बताइए? कि अब आप उस प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से क्या बनाने जा रहे हैं बेटा? ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो ये ट्रांसफर होगा परफॉर्म फेयर वैल्यू पर, यानी आप पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अपडेट करेंगे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर, और फिर आप उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से क्या बनाएंगे बेटा? ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तफसील इसकी मैं आगे डिस्कस करता हूँ आपसे, लेकिन एक की पॉइंट आपको मिल गया। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट क्या है? ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सॉरी, ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू इन्वेंट्री। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर कर रहे हैं किसमें? इन्वेंट्री में। तो अगेन क्या बोलता है? यूज द फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज फॉर सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग अंडर IS2 इन्वेंट्री। तो वही बात आ गई दोबारा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, इट मींस ये 1 और 2 केस कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्या बनाने जा रहे हैं? इन्वेंट्री बनाने जा रहे हैं। मतलब कल तक एक प्रॉपर्टी जो थी वो क्या थी? रेंटल टू अदर्स थी, और आपका बिजनेस जो है वो बिल्डिंग खरीदने और बेचने का बिजनेस है। बिल्डिंग आपके लिए इन्वेंट्री है। तो अगर आप वो बिल्डिंग आप बेचना चाह रहे हैं, या पहले एक बिल्डिंग, एक लैंड था जो लॉन्ग टर्म कैपिटल वैल्यू एप्रिसिएशन के लिए आपने छोड़ दिया था, या एक बिल्डिंग आपने लेके छोड़ दी थी, बाद में आपका इंटेंशन क्या हो गया? उसको बेचने का हो गया। तो जाहिर सी बात है अब उसका यूज क्या हो गया? चेंज हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आता है? ट्रांसफर फ्रॉम ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू बी कैरीड एट फेयर वैल्यू। नॉर्मल अकाउंटिंग अंडर IS16 कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन will have been applied up to the date of the change। मतलब क्या है? अगर आप किसी भी ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को क्या बनाने जा रहे हैं बेटा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो आप डेट ऑफ चेंज तक क्या अप्लाई करें? IS16 अप्लाई करें। मतलब अगर आप IS16 में उसके लिए क्या फॉलो कर रहे थे? कॉस्ट मॉडल, या आप क्या फॉलो कर रहे थे? रिवैल्यूएशन मॉडल।
तो ऑन अडॉप्टिंग फेयर वैल्यू देयर इज नॉर्मली एन इंक्रीज इन वैल्यू। अब सवाल ये है, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप I16 में क्या फॉलो कर रहे हैं, कॉस्ट मॉडल, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्या फॉलो कर रहे हैं, फेयर वैल्यू मॉडल, तो पहले आपको अपनी ऑन ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को रीवैल्यू करना है एज पर I16। यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो कि I16 के तहत आप कैरी ऑन कर रहे हैं, चाहे आप कैरी ऑन कर रहे हो कॉस्ट मॉडल पर, चाहे आप कैरी ऑन कर रहे हो रिवर्शन मॉडल पर, लेकिन अगर आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं बतौर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और आप वहां क्या फॉलो कर रहे हैं, आप वहां फॉलो कर रहे हैं क्या, फेयर वैल्यू मॉडल। तो आपको दोनों सूरतों में, कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हुए या रिवर्शन मॉडल फॉलो करते हुए I16 में, पहले एज पर I16 अपनी प्रॉपर्टी को रीवैल्यू करना है, और वो रीवैल्यू करने के बाद आप परफॉर्म करेंगे ट्रांसफर। तो इन सब चीजों को मैं एग्जांपल की शक्ल में ला रहा हूँ, एक आइडिया आपके सामने जनरेट कर रहा हूँ। This is recognized as other comprehensive income and credited to the revaluation surplus in accordance with I16. If the fair valuation causes decrease in value, then it should be charged to profit and loss account। वही कि वो जो डिक्रीज है वो एज पर I16 अगर सरप्लस है तो सरप्लस को रिड्यूस करें, अगर उससे भी मजीद नीचे डिक्रीज आ रहा है तो उसको चार्ज करते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट। मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले आपका I16 पढ़ा हुआ होना क्या जरूरी है। अच्छा, उसके बाद ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेंट्रीज टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज टू बी कैरिड एट फेयर वैल्यू। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से, इन्वेंट्री से अगर आप क्या करते हैं उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर करते हैं, तो आप उसको कैरी करेंगे किस पर, फेयर वैल्यू पर। Any change in the carrying amount caused by the transfer should be recognized in profit and loss account। और जो भी चेंज आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। तो अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो हो गया कि भाई 4 पॉइंट्स आपके सामने हैं, इन 4 पॉइंट्स को हम अलग अलग करके कैसे समझें, क्योंकि ये तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा हमारे लिए, है ना। ऐसा फील हो रहा है ना, थोड़ा मिक्स चीजें मिक्स हो रही हैं, कुछ बात क्लियर नहीं हो पा रही, ये क्लियर हो चुकी है बात आपको। यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बन जाना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का इन्वेंट्री बन जाना, फिर ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाना, और इन्वेंट्री का भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाना। ये 4 सिनेरियोस बनते हैं। तो ये आपको 4 सिनेरियो समझ में आते हैं बेटा? जवाब दे मुझे, यहां तक का जवाब दें ताकि तसल्ली तो हो कि भाई आप क्या सुन रहे हैं मेरी बात, क्या सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे। क्योंकि अब तक इस स्टैंडर्ड में थ्योरी डिस्कस ज्यादा हो रही है आपसे, प्रैक्टिकल काम कम हो रहा है, प्रैक्टिकल काम शुरू होने जा रहा है। ये 4 पॉइंट समझ में आए आपको? चलिए, अब ये 4 पॉइंट्स आपके सामने एक समराइज फॉर्म में रख दिया जाता है। ठीक है, हाँ एग्जाम्पल्स हम कवर कर रहे हैं, इसको एग्जाम्पल्स हम कवर कर रहे हैं। वो तो आपको रिवॉल्यूशन परफॉर्म करना आती है ना यार, देखो। और दूसरी बात ये कि अगर आप क्या करने जा रहे हैं, ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाने जा रहे हैं, तो एक को क्रेडिट करके दूसरे को डेबिट करना है। चेंज ऑफ यूज का मतलब क्या है? अब आप मुझे बताओ, फर्ज करो आप भूल गए क्या, आपने आप प्लांट एंड मशीनरी, आप फर्नीचर के डीलर हो, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं हटकर, आप फर्नीचर के डीलर हो, फर्नीचर आपके लिए इन्वेंट्री है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। आप फर्नीचर के डीलर हो, आपका बिजनेस फर्नीचर का है, तो आपके लिए वो फर्नीचर इन्वेंट्री है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। सब बताएं, आप फर्नीचर के डीलर हो, फर्नीचर आपके लिए इन्वेंट्री है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। जैन बेटा क्या हो गया, इन्वेंट्री है। लेकिन अगर आप अपनी इन्वेंट्री में से कुछ फर्नीचर निकाल लेते हो अपने ऑफिस के लिए, तो फिर अब वो इन्वेंट्री से क्या बन गया, तो इसकी एंट्री क्या बनाओगे बताओ। ये चेंज ऑफ यूज तो हुआ ना बेटा, ये चेंज ऑफ यूज तो आप पहले देख चुके हो। तो आप क्या एंट्री बनाओगे, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट
फर्नीचर अकाउंट डेबिट, यस और नो, जवाब दो, रिस्पॉन्स करो। ऐसा ही है ना? तो इस तरह ये चेंज ऑफ व्यूज परफॉर्म करना है बेटा, इसमें कौन सी मुश्किल बात है? तो एक काम करते हैं, टेबल वन आपके सामने है, क्या टेबल वन आपको दिख रहा है बेटा? अच्छा, टेबल वन क्या कहता है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, यानी कि ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का क्या बन जाना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाना। तो ये कब होगा भाई? कल तक आप एक प्रॉपर्टी को एडमिन, सेलिंग या प्रोडक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते थे, अब आपने वो प्रॉपर्टी खाली कर दी, आप एक्टिवली उस पर ऑक्यूपाई नहीं है, पैसिवली हो सकते हैं। पैसिव मतलब यानी कि वो प्रॉपर्टी वैकेंट है या आपने किसी को रेंट पे दे दी है। तो यानी कि कल तक जो प्रॉपर्टी, फर्ज करें आपके पास एक हेड ऑफिस था, आपके पास कल तक एक वेयर हाउस था, अब आपको उससे बड़े वेयर हाउस की जरूरत है जो शहर से दूर कहीं आपको चाहिए। तो मौजूदा वेयर हाउस आपने खाली कर दिया जो कल तक आपके यूज में था, और उस वेयर हाउस को किसी और को रेंट पे दे दिया। तो कल तक वेयर हाउस जो आपके यूज में था, आपके लिए ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी था, आज खाली करके आप उससे बड़े वेयर हाउस में मुंतकिल हो गए, और जो वेयर हाउस आपने खाली किया है उसको आपने किसी और को रेंट पे दे दिया है। तो अब वो वेयर हाउस कल तक ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी था, आज आपके लिए क्या बन गया बेटा? आज आपके लिए क्या बन गया बताओ? आज आपके लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गया। ऐसे ही है। ऐसे ही है ना बेटा? जवाब दें आप सब लोग। ठीक है। अच्छा, सेकंड केस क्या है? सेकंड केस ये है कि आपके पास कल तक एक प्रॉपर्टी इन्वेंट्री के तौर पर रखी हुई थी, जो कि आपकी नॉर्मल इन्वेंट्री थी, यानी कि आपने वो इन्वेंट्री, यानी वो बिल्डिंग बनाई थी किसी को बेचने के लिए या खरीदी थी बेचने के लिए। लेकिन अब आपने सोचा कि यार ये बिल्डिंग बिक तो नहीं रही, एक काम करते हैं इसको किसी को रेंट पे दे देते हैं। तो ये क्या हो गया? इन्वेंट्री से क्या बन गई? ये बिल्डिंग क्या बन गई? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई। तो मतलब क्या, फ्रॉम और टू को देखें आप, कल तक वो इन्वेंट्री थी, ये विजिबल है बेटा? कल तक वो इन्वेंट्री थी, अब वो क्या बन गई? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मतलब फ्रॉम इन्वेंट्री टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जवाब दे, कैसे बनी? कैसे बनी? नहीं बेटा जैन, कैपिटल ऑप्शन नहीं। अगर एक बिल्डर के पास प्रॉपर्टी रखी हुई है वो उसके लिए इन्वेंट्री कहलाएगी। अगर बिल्डर उसको रेंट पे दे देगा तो फिर क्या होगा? वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो जैसे ही वो प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दे दी जो कल तक आपके लिए इन्वेंट्री थी, वो फिर आपके लिए अब क्या बन जाएगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाएगी। यस और नो बताइए। उसके बाद फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। आपने एक प्रॉपर्टी रेंट पे दी भी थी, उसको बोला भाई खाली करो हमारी प्रॉपर्टी, यहां तुम अपना अपना हेड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं। तो कल तक जब वो प्रॉपर्टी रेंट पे थी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, आपने टेनेंट से वो प्रॉपर्टी खाली करवा ली, अब वो क्या बन गई? वो ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बन गई। तो ये इन्वेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू ट्रांसफर हुआ किसमें? ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में। जवाब दें बेटा एक एक करके।
एक एक बात क्लियर तौर पे देखते जाइए, ये आपके लिए चार्ट बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, ये आपकी जिंदगी आसान कर देगा। सही है। अच्छा जी, ओके, आगे बात करते हैं। नंबर फोर्थ हमारे पास क्या है कि एक प्रॉपर्टी आपके लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी। अब जैसे क्या होता है, इन्वेंट्री समझिएगा जरा, एक इन्वेंट्री जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कब बन जाती है, इसको भी सुन लीजिएगा जरा। देखिए कैसे, आप एक प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, ठीक है, एक प्रॉपर्टी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, लेकिन उस पर काम रुक गया ड्यू टू सर्टेन डिफिकल्टीज। आपने भी काम रोक के उस प्रॉपर्टी को साइड पे छोड़ दिया, आपने बोला आधी अधूरी प्रॉपर्टी जो है वो छोड़ दो। आपने कैसे छोड़ दी, एक अंडर डेवलप्ड प्रॉपर्टी जो थी, मतलब जो डेवलप हो रही थी, लेकिन डेवलपमेंट होना रुक गई उसके ऊपर। बाज़ दफा ऐसा नहीं होता कि बड़ी बड़े प्लाजा कंस्ट्रक्ट हो रहे होते हैं और उनकी कंस्ट्रक्शन एक पॉइंट पे आके रुक जाती है, बड़े बड़े बिल्डर्स के प्रोजेक्ट रुक जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता, जवाब दें मुझे आप। बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हो जाते हैं, फिर अचानक से काम रुक जाता है, फिर सालों काम नहीं चलता। ऐसा देखा होगा आपने। तो इसका मतलब जब तक बिल्डर उसको बिल्ड कर रहा था वो बेचने की नीयत से कर रहा था, वो उसके लिए इन्वेंट्री थी। लेकिन अगर सम डिफिकल्टीज की बिना पर उसके पास फंड शॉर्ट हो गए, लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स देना बंद कर दी, मल्टीपल रीजंस, अगर वो प्रॉपर्टी जो है वो उस पर काम रुक गया, अब ऑनर ने बोला जनाब के मैं इसको छोड़ देता हूं, जो जो स्ट्रक्चर है इसकी भी अपनी एक वैल्यू है और वक्त के साथ साथ ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो उसने काम रोक कर उसको छोड़ दिया फॉर व्हाट, वैल्यू एप्रिसिएशन। तो कल तक जो इन्वेंट्री थी, अब वो क्या बन गई, अब वो बन गई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये भी एक एग्जांपल है, समझ पा रहे हैं बात। और फिर 5-10 साल होने के बाद अगर आप दोबारा से उस पर काम शुरू कर देते हैं, उस पर डेवलपमेंट दोबारा शुरू कर देते हैं, तो फिर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से दोबारा क्या बन जाएगी बेटा, क्या बन जाएगी, इन्वेंट्री बन जाएगी। चाहिए आपको मेरी सारी एग्जांपल समझ में आ रही हैं दीवी बेटा, जवाब दीजिएगा। ठीक है, अब हम कुछ सिचुएशंस बनाते हैं और उन सिचुएशंस को हम समझते हैं एक एक करके, ठीक है। यानी हम बारी बारी एग्जाम्पल्स कवर करने की कोशिश करते हैं, देखिएगा। एग्जाम्पल्स, ठीक है जी। सिचुएशन नंबर 1 जो हम करने जा रहे हैं, फ्रॉम ऑनर occupied property to investment property। हम
ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से क्या मानने जा रहे हैं? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। इन शॉर्ट लिखेंगे हम ओपीपी, हम लिखेंगे ओओपी। तो ओपी स्टैंड्स फॉर ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, आईपी स्टैंड्स फॉर व्हाट? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जवाब दे, रिस्पॉन्स करे। ठीक है, अच्छा जी। अब जाहिर सी बात है, IA-16 में हम ऑनर ऑक्यूपाइड, देखिए सवाल क्या होगा अपने आप से पूछना क्या है, IA-16 में हम ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए क्या फॉलो कर रहे हैं? तो हम बोलते हैं सर हम IA-16 में ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं। और हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी क्या फॉलो कर रहे हैं? कॉस्ट मॉडल। तो मामला बड़ा आसान हो गया। मामला आसान क्या हो गया? कोई झंझट ही नहीं है अब आपके लिए। आप बोले ट्रांसफर एट कैरिंग अमाउंट। ये ट्रांसफर परफॉर्म कर दें किस पर? कैरिंग अमाउंट पर। सही है जी। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट जनवरी 2018 को हमने एक बिल्डिंग परचेज की फॉर व्हाट? वेयर हाउस। हमने कहा बिल्डिंग डेबिट फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन से। बैंक या अकाउंट पेएबल क्रेडिट कितने से? 1 मिलियन से। 31 दिसंबर 2018 को हमने क्या किया? 31 दिसंबर 2018 को हमने क्या किया? हमने चार्ज की इस पर डेप्रिसिएशन। बताओ बिल्डिंग अगर मैं इसको डेबिट कर रहा हूं तो मैं क्या मान रहा हूं उसको बेटा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मान रहा हूं ना। आप जवाब दें मुझे सब लोग, यस और नो। जब मैंने इसको बतौर बिल्डिंग डेबिट किया तो मैं इसको क्या मान रहा हूं? मैं इसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मान रहा हूं ना बेटा। रिस्पॉन्स करें सब लोग, यस और नो। जवाब दें। अच्छा जी, तो अब मैं इसको ईयर एंड पे डेप्रिशिएट कर रहा हूं। डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation क्रेडिट। कितने से? मान लेते हैं इसकी लाइफ 10 साल है, तो बेटा इसको डिवाइड बाय 10 कर दिया। आंसर क्या आ गया सर? आंसर आ गया 1 लाख रुपए। चलें सर एक काम करते हैं, दूसरा साल भी एंड कर लेते हैं। सर 31 दिसंबर 2019 आपने इस पर दूसरा साल भी गुजार लिया और आपने चार्ज की डेप्रीसिएशन। डेफिन एक्सपेंस डेबिट कर दिया, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कितने से? 1 लाख रुपए से। तो अब तक इस बिल्डिंग की लाइफ को आप कितना कंज्यूम कर चुके हैं? 2 साल।
और 2 साल में इस पर बतौर ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आप कितनी डेप्रीसिएशन चार्ज कर चुके हैं? 2 लाख रुपए। अब फर्ज करें फ्रॉम 1 जनवरी 2020 हम इसका यूज चेंज कर रहे हैं, हम इस वेयर हाउस को खाली कर रहे हैं और इस वेयर हाउस को हम रेंटल टू अदर्स कर रहे हैं। ठीक है जी, हम इसको रेंटल टू अदर कर रहे हैं। तो IAS 16 में हम क्या फॉलो कर रहे थे? कॉस्ट मॉडल। ये बात तय हो गई। अब जहां हम ट्रांसफर कर रहे हैं वहां क्या फॉलो कर रहे हैं? वहां भी कॉस्ट मॉडल। तो फिर ये ट्रांसफर परफॉर्म होगा किस पर? कैरिंग अमाउंट पर। नाउ व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग which is required to be transferred as investment property? प्लीज 8 लाख रुपए। इसका मतलब यह है कि आप फर्स्ट जनवरी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कर दो कितने से? 8 लाख रुपए से। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट कर दो कितने से? 2 लाख रुपए से। और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर आप बिल्डिंग का अकाउंट क्या कर दो? क्रेडिट कर दो कितने से? 10 लाख रुपए से। जी आ गया ट्रांसफर? यस और नो? जवाब दो, रिस्पॉन्स करो। आज जब आप पहुंचोगे बेटा कहां पर? 31 दिसंबर 2020 पर, तो आप इसको बतौर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी डेप्रीशिएट करोगे। क्यों? क्योंकि आप वहां पर फॉलो कर रहे हो कॉस्ट मॉडल। डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। तो अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने पे कैपिटलाइज हुई है? 8 लाख पर। जिस पॉइंट पे कैपिटलाइज हुई है उस पॉइंट पर उसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 8 साल। अगर लाइफ रिवाइज हुई तो रिवाइज लाइफ से डिवाइड कर दें। तो अब आंसर क्या आ गया? 1 लाख आ गया। वही ठीक है जी। तो 2018 के एंड पे ये प्रॉपर्टी अपेयर हुई 9 लाख से बतौर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। 2019 के एंड पे ये प्रॉपर्टी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अपेयर हुई 8 लाख से बतौर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। लेकिन 2020 के एंड पे यही प्रॉपर्टी अपेयर हुई 7 लाख से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बतौर व्हाट? बतौर व्हाट? बतौर व्हाट बेटा? बतौर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कोई मुश्किल बात हो तो बोलिए बेटा। ठीक है, अब इसी बात को और आगे लेके चलते हैं। चले। ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए हम फॉलो कर रहे हैं कॉस्ट मॉडल। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए हम फॉलो कर रहे हैं रिवैल्यूएशन मॉडल, सॉरी फेयर वैल्यू मॉडल। तो अब मॉडल का फर्क आ गया ना बेटा? ठीक है। तो ट्रांसफर परफॉर्म होगा किस पर? ट्रांसफर एट फेयर वैल्यू। लेकिन रीवैल्यूएशन परफॉर्म होगी एज पर IAS 16। यानी पहले आप उसको रीवैल्यू करो बतौर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, फिर ट्रांसफर करो। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं दोबारा से इस बात को। 1 जनवरी 2018
बिल्डिंग बतौर पीपीई डेबिट कितने से बेटा? 1 मिलियन से। बैंक क्रेडिट कितने से? 1 मिलियन से। ठीक है, जवाब दे बेटा। उसके बाद आप कहां पर आ गए? 31 दिसंबर 2018 पर। ख्याल रखिएगा, आप ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में क्या फॉलो कर रहे हैं? कॉस्ट मॉडल। इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो मेनली ये इंपॉर्टेंट है कि आप जहां ट्रांसफर कर रहे हैं आप वहां कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हैं। जहां से आप देखिए, जहां से आप ट्रांसफर कर रहे हैं वहां आप कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां आप ट्रांसफर कर रहे हैं वहां आप कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हैं, ये अहम बात है। जिस जगह मुंतकिल कर रहे हैं वहां कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हैं, जहां से मुंतकिल कर रहे हैं वहां कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है जहां मुंतकिल कर रहे हैं वहां कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा बेटा आप लोग। सही है। अच्छा, नाउ अब क्या करें? डेप्रिशिएट कर दिया क्योंकि आप तो IAS 16 में तो कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं। डेप्शन एक्सपेंस डेबिट किया 1 लाख से। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया कितने से? 1 लाख से। सेम, सब कुछ सेम चल रहा है। अब मैं वो सेम लिखना नहीं चाह रहा था, लेकिन बस ये करते हैं जल्दी जल्दी परफॉर्मेंस को। फिर ये आपने दूसरे साल की डेप्शन चार्ज की। अब बेटा हम कहाँ पहुंच गए? कौन से वाले पॉइंट पे पहुंच गए जिस डेट पे हम ट्रांसफर परफॉर्म करेंगे? ये इंपॉर्टेंट बात थी ना यहाँ तक। यस और नो बोलिए। तो ट्रांसफर वाली डेट इंपॉर्टेंट है, क्यों बेटा जरा बताओ। इस डेट पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, जो कि क्या फॉलो कर रही है? फेयर वैल्यू मॉडल। जवाब दें। तो अब जो ट्रांसफर परफॉर्म होगा वो किस पे परफॉर्म होगा? फेयर मार्केट वैल्यू पे। जवाब दें। लेकिन इसका मतलब ये है कि पहले आपने प्रॉपर्टी को रीवैल्यू करना है बतौर IAS 16। मतलब उसकी देखिए, ट्रांसफर करने से पहले उसको अप टू डेट करें उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर एज पर IAS 16। यानी ट्रांसफर परफॉर्म होना है फेयर वैल्यू पर, तो ट्रांसफर करने से पहले उस एसेट को ले आए उसकी अप टू डेट फेयर मार्केट वैल्यू पर। तो ट्रांसफर होने से पहले वो एसेट क्या है? ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है ना। तो अगर ट्रांसफर होने से पहले वो एसेट ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो उसको पहले हम उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पे लाएंगे फिर ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब क्या है? हम उसको रीवैल्यू करेंगे एज पर IAS 16। तो फर्ज कर लेते हैं कि रीवैल्यूएशन डेट पर जो मार्केट वैल्यू है वो है 11 लाख रुपए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे 2 लाख से। जवाब दे। बिल्डिंग क्या कर दी बेटा? क्रेडिट कर दी कितने से? 2 लाख से। इस तरह बिल्डिंग कहां आ गई? अपने कैरिंग अमाउंट पर, जैसा हम किया करते थे IAS 16 के तहत रीवैल्यूएशन परफॉर्म करते हुए। अब बिल्डिंग को ले आए उसकी अप टू डेट फेयर मार्केट वैल्यू पर। बिल्डिंग को 8 लाख से किस पे ले आए? 11 लाख पर।
तो आपने बिल्डिंग को डेबिट किया 3 लाख से, लेकिन ये रिवैल्यूएशन परफॉर्म हो रही है एज पर आई 16, तो आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू ओसीआई क्रेडिट कर दिया कितने से, 3 लाख से। अब जैसे ही ये बिल्डिंग जो है आ गई अपनी अपनी अप टू डेट फेयर मार्केट वैल्यू पर, तो उसको क्या कर दिया आपने, ट्रांसफर कर दिया बतौर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब एंट्री पास करें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 11 लाख से, और बिल्डिंग क्रेडिट कितने से, 11 लाख से। अब क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहे हो, तो लिहाजा अब आप इसको डेप्रिशिएट नहीं करोगे, ये बात याद है सबको। तो अब ये एसेट मजीद डेप्रिशिएट नहीं होगा। हाँ, अब जब हम पहुंचेंगे कहां पर, 31 दिसंबर पर, तो हम इसको रिपोर्ट करने से पहले इसकी अप टू डेट मार्केट वैल्यू पे क्या कर देंगे, रीवैल्यू कर देंगे इसको। फर्ज करें इस डेट पर इस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 12 लाख है, तो हम एंट्री पास करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 1 लाख से, फेयर वैल्यू गेन जिसका इम्पैक्ट कहां गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने से, 1 लाख से। तो ट्रांसफर होने के बाद जो फर्दर रिवैल्यूएशन होगी उसका इम्पैक्ट कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको क्लियर हुई होगी, ऐसा है। ठीक है, तो जो सेकंड वाली बात थी वो थोड़ी टेक्निकल बात थी। अच्छा जी, एज पर IS 40 जो है, वो जो भी रिवैल्यूएशन परफॉर्म होती है वो उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में है ना, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन चुका है। अब वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट थोड़ी, ये तो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं आपसे कि IS 40 के तहत जो रिवैल्यूएशन होगी उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। पिछली वाली क्लास ली थी आपने, पिछली क्लास या नहीं, लास्ट क्लास। तो वो क्लास पहले रिकॉर्डिंग देख लेना आप बेटा, पहले उस क्लास की। आज की क्लास के लिए पिछली क्लास इंपॉर्टेंट है बेटा। अच्छा, उसके बाद हम एक और सिचुएशन बनाते हैं आपके लिए। ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है जी। वो रिकॉर्डिंग आप दोबारा देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आप फॉलो कर रहे हैं किस पर, रीवैल्यूएशन मॉडल पर, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आप लेके चल रहे हैं किस पर, फेयर वैल्यू मॉडल पर। ठीक है, नहीं बेटा अभी नहीं की। ठीक है जी, ये आपके सामने सही है जी, बताइए। तो अब इसी एग्जाम्पल को हम लेके चलते हैं, जो एग्जाम्पल हमने कवर की कि हम ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं बतौर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लेकिन ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी चल रही थी किस पर, कौन से मॉडल पर, रीवैल्यूएशन मॉडल पर। और फिर जब वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनेगी तब भी वो क्या फॉलो करेगी, फेयर वैल्यू मॉडल। तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो हमने कहा फर्स्ट जनवरी 2018 आपने बिल्डिंग परचेज की, आपने कहा बिल्डिंग डेबिट 10 लाख से, आपने कहा बैंक क्रेडिट 10 लाख से। सही है बेटा। अच्छा,
उसके बाद आपने कहा 31 दिसंबर 2018 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट accumulated depreciation credit कितने से 1 लाख से। लाइफ 10 साल है। सही है बेटा। अच्छा, क्योंकि आप फॉलो कर रहे हैं रीवैल्यूएशन मॉडल, तो मान लें कि 1 जनवरी 2018 को 2019 को इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो मटेरियल डिफरेंट है किससे, कैरिंग अमाउंट से। कैरिंग अमाउंट कितना है, 9 लाख, और मान लीजिए मार्केट वैल्यू जो है वो है फॉर एग्जांपल 12 लाख। तो अब क्या करें आप सबसे पहले प्रीवियस जो अक्यूमुलेटेड डेप्शन है उसको खत्म करें। अक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट कर दिया आपने 1 लाख से, बिल्डिंग क्रेडिट कर दिया आपने 1 लाख से, और उसको अपडेट कर दिया उसके फेयर मार्केट वैल्यू पर। आपने कहा बिल्डिंग डेबिट 3 लाख से, रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू ओसीआई कितने से, 3 लाख से। सही है बेटा। इसका मतलब क्या है, इसका कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, 12 लाख हो गया। अब आप आएंगे 31 दिसंबर 2019 पर और आप उसको डेप्रिशिएट करेंगे रीवैल्यूड अमाउंट पर। एंट्री बनेगी डेप्शन एक्सपेंस डेबिट। अभी तक हमने इसको चेंज नहीं किया बेटा, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अभी तक हम क्या फॉलो कर रहे हैं, IA-16 और ये ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ख्याल रखिएगा इस बात का। तो 12 लाख को डिवाइड बाय 9 कर दें, बताइए क्या आंसर आता है डेप्रिसिएशन का। 12 लाख डिवाइड बाय 9, क्या आंसर आया बेटा बताइए। 133,333, 150 आ रहा है। अब क्या आ रही है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ रही है कि नहीं आ रही। उसको ट्रांसफर करें कहां पर, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। अगर याद हो तो 1,33,333 में से अगर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड डेप्रिसिएशन क्या कर दें, माइनस कर दें, तो मिल जाएगी हमें इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। या फिर एक और तरीका है कि जो हमारे पास सरप्लस आया था उसको डिवाइड कर दे हम उसी लाइफ से जिससे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, रिमेनिंग लाइफ 9 साल। तो आपको 33,333 क्या मिल जाएगा बेटा, जो आपने सरप्लस रियलाइज किया और उसको ट्रांसफर किया कहां पर, रिटेन अर्निंग्स में। यस और नो। क्वेश्चन तवील हो गया बेटा इस तरह, क्योंकि मैं यहां पर ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए क्या यूज कर रहा हूं, रीवैल्यूएशन मॉडल। सही है। अब उसके बाद 1 जनवरी 2020 को हम इसको चेंज ऑफ यूज करने जा रहे हैं। 1 जनवरी 2020 चेंज ऑफ यूज। तो सबसे पहले आप उसको रिवैल्यू करें एज पर IA-16। आप एंट्री बनाए एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट 1,33,333 से, और बिल्डिंग क्रेडिट कर दें। अब बताइए 12 लाख में से अगर आप 1,33,333 माइनस करते तो क्या बचेगा आंसर आपके पास, 10,66,667, 1,66,667 ये बचेगा बेटा, बताइए।
जवाब दे, यही बचेगा। अच्छा, इस डेट पर आप उसको रीवैल्यू कर दें इसकी नई मार्केट वैल्यू पर, जो कि है 13 लाख रुपए। तो अगर मैं 1,666,667 को रीवैल्यू करता हूँ 13 लाख पर, तो मैं इसमें इजाफा करता हूँ 2,33,333 का। तो मैंने बिल्डिंग डेबिट की 2,33,333 से, रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू ओसीआई क्रेडिट कर दिया 2,33,333 से। जवाब दें। इस तरह ये बिल्डिंग किस पर आ गई, इसकी अप टू डेट फेयर मार्केट वैल्यू पर। अब इसका यूज ऑफ यूज चेंज कर दे, मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कर दें 13 लाख पर, और बिल्डिंग क्या कर दें, क्रेडिट कर दें कितने पर, 13 लाख पर। और क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन चुकी है 2020 में, और क्या फॉलो कर रहे हैं हम, फेयर वैल्यू मॉडल। तो बेटा हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसको डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, हम इसको डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, और हम इसको रिपोर्ट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 31 दिसंबर 2020 पर, इसकी अप टू डेट फेयर मार्केट वैल्यू पर। और फर्ज कर लें इस डेट पर इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 13.5 लाख रुपए। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हमने डेबिट किया 50,000 से, और जो गेन है इस गेन का इम्पैक्ट हमने कहा लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि अब ये रीवैल्यू हुआ है एज पर IAS 40 ना कि एज पर IAS 16। यस और नो, रिस्पॉन्स दीजिएगा बेटा सब लोग। क्या मेरी गुफ्तगू यहां तक आप सबको समझ में आती है? तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी, है ना। चलें, गुड, जबरदस्त। तो अब आप एक काम कीजिए, अब आप ये क्वेश्चन आपका इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको सॉल्व करके बताइएगा। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसको सॉल्व करके दिखाइएगा। फैंटास्टिक लिमिटेड, कर लेंगे सॉल्व इसको बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे आपसे। ओके बेटा, कर लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, अल्लाह हाफिज।